आज इस वीडियो में आप लोगों को राजिया सुल्तान के बारे में बताएंगे कि राजिया सुल्तान जो है उनका शासनकाल कब से कब तक रहा। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। राजिया सुल्तान का जो शासनकाल रहा वो 1236 ईस्वी से लेकर और 1240 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया। उनका जन्म सन 1205 ईस्वी में हुआ था और राजिया सुल्तान के पिता का जो नाम है वो शमसुद्दीन इल्तुतमिश था, उनके पिता, और उनका ताल्लुक जो था वो गुलाम वंश से था। और राजिया सुल्तान की माता का जो नाम था वो कुतुब बेगम था, वो इस्लाम धर्म से ताल्लुक़ रखती थी। राजिया सुल्तान का जो शाही नाम था वो जलालुद्दीन राजिया था और इतिहास में इसे सामान्यतः राजिया सुल्तान या राजिया सुल्ताना के नाम से जाना लगा। वो दिल्ली सल्तनत की सुल्तान थी। राजिया सुल्तान ने सन 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर उनका शासन जमा रहा। राजिया सुल्तान ने अपने पर्दा और प्रथा को त्याग कर वो खुले मुंह राज दरबार में जाने लगी। ये अपने पिता की तरह ही रहती थी। राजिया को अन्य मुस्लिम राजकुमारियों की तरह सेना का नेतृत्व तथा प्रशासन के कार्यों में अभ्यास कराया गया और उसको अभ्यास इसलिए कराया गया ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके। और राजिया सुल्तान जो थी वो मुस्लिम और तुर्की इतिहास की पहली महिला शासक थी। राजिया सुल्तान बहुत ही बुद्धिमान और श्रेष्ठ प्रशासक और अपने पिता की तरह वो एक बहादुर योद्धा भी थी। और इस तथ्य के बावजूद भी उनका प्रशासन मात्र 3 वर्षों तक ही रहा। राजिया सुल्तान में एक खूबी यह भी थी कि वह पुरुषों की तरह खुले दरबार में सुसज्जित होकर बैठती थी और उनके अंदर जो है जो एक शासक में होता है वो सभी गुण उनके अंदर भी था। और वो एक सुल्तान के भांति राजिया ने अंगरखा और मुकुट पहनी और जब वो हाथी पे सवार होकर युद्ध में भाग लेती तो रीति रिवाजों के विपरीत वो अपना चेहरा जो है वो खुला रखती थी। उन्होंने 13 साल की उम्र में ही घुड़सवारी करना सीख गई थी और वो भी धुरंधर घुड़सवारी करती थी। और एक वक्त ऐसा आया जब उनके पिता इल्तुतमिश ने ग्वालियर के हमले में वो शामिल थे और उसने दिल्ली को राजिया को सौंप दिया था। और जब वो वहाँ से वापस आए तो राजिया का जो प्रदर्शन था उसको देखकर वो बहुत आश्चर्यचकित हुए और राजिया सुल्तान को अपने उत्तराधिकारी के रूप में उनको नियुक्त किया। और उनके पिता इल्तुतमिश हमेशा कहा करते थे कि ये हमारी छोटी पुत्री सबसे श्रेष्ठ है। उनके पिता के मृत्यु के बाद उनका एक भाई जो था जिनका नाम रुकनुद्दीन फिरोज था। अब उनके पिता के मृत्यु के बाद जो है उनका सारा राजकाज उन्हीं के हाथ सौंपा गया और वो लगभग 7 महीनों से दिल्ली की देखभाल कर रहे थे। और वो दिन आया जब वो सन 1236 ईस्वी में राजिया सुल्तान ने दिल्ली के निवासियों से मदद लेकर अपने भाई को पूर्णतः पराजित कर दी और खुद दिल्ली की शासक बनी। जब राजिया सुल्तान ने शासक संभाली तो सारी परिस्थितियां जो थी वो पहले की तरह हो गई। तब राज्य के जो वजीर थे उन्होंने वफादारी करने से इनकार कर दिया और वजीर का जो नाम था वो निज़ाम अल मुल्क जुनैदी था। उसने कई अन्य लोगों के साथ मिलकर राजिया सुल्तान को युद्ध की घोषणा कर दी। और इसके बाद तबसी मुइज़्ज़ी जो अवध का प्रमुख था तो तबसी मुइज़्ज़ी ने वो राजिया सुल्तान की सहायता करने के लिए आगे बढ़ा और दिल्ली की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। और जब तक वो दिल्ली को पहुंचता तो रास्ते में ही गंगेश को पार करते वक्त उसका सामना उन नायकों से हुआ जो शहर के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे एवं उसे बंदी बना लिया गया और इसके बाद जो है उसका अस्तित्व ही समाप्त हो चुका। राजिया सुल्तान का जो कार्यकाल है वो बहुत ही अनोखा रहा। उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत सारे अच्छे कार्य किए हैं जिनमें
उन्होंने लेन देन को काफ़ी बढ़ावा दिया और गलियों में कुओं की खुदाई कराई। इसके अतिरिक्त भी उन्होंने खोज कार्यों के लिए विद्यालयों एवं संस्थाओं स्थलों का उन्होंने निर्माण कराई और पुस्तकालय भी खुलवाए, जिसमें शोधकर्ताओं ने कुरान और मोहम्मद के नीतियों पर कार्य को बढ़ावा दिया, यानी आगे बढ़ाया। अब बात आती है राजिया सुल्तान की पतन का, कि उनका पतन कैसे हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राजिया सुल्तान को आम लड़की की तरह उन्हें भी प्यार हो चुका है। उन्हें जमालुद्दीन याकूत के प्रति एक तरफा प्यार ने बहुत नुकसान पहुंचाया और उनके अंत का ये एक कारण है जो उन्हें ले डूबा। जमालुद्दीन याकूत के प्रति उन्हें असंतोषजनक प्यार था। ये जमालुद्दीन याकूत जो है एक अफ्रीकन सिद्दी, जिद्दी मत समझिएगा, सिद्दी गुलाम था, जो एक विशेष व्यक्ति बन गया और उसके लिए एक पड़ोसी देश का निवासी था। किसके लिए? राजिया सुल्तान के लिए। और ये 100% श्योर तो नहीं कहा जा सकता, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि उसका जीवन साथी रहा होगा। और इधर भटिंडा का जो प्रशासनिक प्रमुख था मालिक इख्तियार उद अल-तुनिया, वो राजिया के इस रिश्ते के खिलाफ था। और ये कहानी ये था कि अल-तुनिया और राजिया युवा साथी थे और अल-तुनिया जैसे जैसे बड़े हुए वो राजिया पर फिदा हो गए थे, मंत्र मुग्ध होने लगा। और ये तो आजकल में छुपा हुआ नहीं है। अगर आप किसी को सच्चे दिल से प्रेम करते हैं और वो किसी और से बात करे तो आपको तो जलन होगी ही, उस पर आप एक्शन लेंगे ही। उसी प्रकार अल-तुनिया ने भी बगावत किया था उनको रोकने के लिए, ताकि वो मेरी तरफ आए। और बगावत करने की वजह से जो है तबाही तेज़ी से फैल गई, तो उन्होंने याकूत का कत्ल करवा दिया और अल-तुनिया ने राजिया को रख लिया। और जब वह भटिंडा के तुर्किश राज्यपाल के प्रतिरोध को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी, तब उसके दुर्भाग्यपूर्ण अभाव का लाभ उठाया और उसे दिल्ली के शासन से अपदस्थ कर दिया और उसका भाई बहराम मनोनीत किया गया। अपनी कीर्ति की रक्षा के लिए राजिया ने समझदारी पूर्वक भटिंडा के प्रशासनिक प्रमुख अल-तुनिया से विवाह करने का निश्चय किया और उन्होंने अपने साथी के साथ दिल्ली की तरफ चल दी। सन 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को वह बहराम से पराजित हुई और अगले ही दिन अभागे जोड़े का कत्ल कर दिया गया। कहते हैं कि अपने फर्ज के खातिर राजिया ने बेशक अल-तुनिया से शादी कर तो ली, लेकिन वो उम्र भर याकूत को ही चाहती रही। अब बात आती है उनके कब्र को लेकर कि राजिया सुल्तान और उसके प्रेमी याकूत की कब्र का दावा 3 अलग अलग जगहों पर किया जा रहा है। राजिया की मज़ार को लेकर इतिहासकार एक मत नहीं है। राजिया सुल्तान का जो मज़ार है वो दिल्ली में, कैथल और एवं टोंक में है और उनके मज़ार के ऊपर जो है अरबी में राजिया सुल्तान का नाम लिखा हुआ है। इनका प्रमाण तो है, लेकिन राजस्थान के टोंक में राजिया सुल्तान और उसके प्रेमी याकूत की कुछ ठोस प्रमाण मिले हैं, ये ऐसा इतिहासकार कह रहे हैं। तो ये थी राजिया सुल्तान के बारे में। राजिया सुल्तान के बारे में हमने डिटेल पूर्वक आप लोगों को बताया और उनके मज़ार के बारे में अगर आप लोगों को विशेष मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए नेक्स्ट क्लास में